नमस्ते जी। मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं आपको त्रिभुज बनाने आया हूँ। त्रिभुज इस वजह से चैप्टर था ना, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको। भाई हम यूँ कह रहे कि चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ, 6ठे चैप्टर के बाद 7वां और 8वां पहला मैथ फिनिश हो जाएगा। समझ में आई बात? या बहुत ही चंद दिनों में रहेगा, बस ये जल्दी जल्दी खत्म करके ना फिर दूसरे सब्जेक्टों पर जाने वाले हो रहे हैं हम। लेकिन इसे भी बहुत तमीज़ से पढ़ेंगे जैसे हम करते आए। समझ ही बात? या सब चीज़ें रिकॉर्डेड है पहले तो ही है, जिसके जो चैप्टर छूट गए यहीं बैठा कर दिखा दिए जाएंगे, जैसे जिसका सब चीज़ पूरा तो उसके फिर टेस्ट होंगे। सही बात है, टाइम दिया जाएगा, चलो भाई तैयार करो बताओ, फिर तुम्हें बताया जाएगा ऐसे लिखना बोर्ड के पेपर में, भाई इसमें ऐसे लिखना, इस सब्जेक्ट में ऐसे लिखे कर, ये तेरे अंदर गलती करी या तेरे को कभी मान लो किसी बच्चे पर सवाल नहीं हो पा रहा तो उसको पता लग रहा सही समझ में आ रहा तो उसको कुछ और आइडिया दिया जाएगा, भाई ऐसे करेंगे सवालों को। लेकिन उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि वहाँ सीखना चाह रहा हो। पता लग रहा इच्छा ही नहीं है, जब इच्छा ही मर गई तो मैं क्या करूँ बताओ? सही बात है। पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब ये सारा खेल यही है जो मैं समझाऊंगा ना, इसमें कंसेप्ट, ये सारा रोल है उसका ही कंसेप्ट का। जिस बच्चे ने कंसेप्ट समझ लेना, 8 या 10 कंसेप्ट समझाऊंगा मैं, 7 8 या 10 कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद 6.1 खत्म हो जाएगी। समझ नहीं बात है? 8 या 10 कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद 6.1 खत्म हो जाएगी, और फिर तुम करोगे जी एक भी तो सवाल नहीं बच रहा, सारे तो सवाल हो गए। समझ में आया बात है? एक भी तो सवाल नहीं बच रहा जी, सारे सवाल हो गए, और 1 नंबर का सवाल पक्का ना 6.1 मतलब, ये बात ध्यान कर लो। 1 नंबर का सवाल तो 1 नंबर बहुत हो, और जब पता लग रहा कि 1 नंबर कुछ कम बिना कुछ करो ही मिल रहा तो अच्छी बात है, ले लो ना, क्या दे रहा। मान लो तुम्हारे 300 नंबर आए तो 301 अच्छा ही तो, बुरा थोड़ा ही है। मान लो किसी के 400 नंबर आए, 1 नंबर जोड़ लो, 4 से 6.1 पक्की कर लो, 20 मिनट में पक्की हो रही है। ये सर नो, चलो जाओ। पढ़ाई हमेशा मस्ती में करनी चाहिए, इतनी सारी पढ़ाई कर लो कि तुम्हें पता ही नहीं लगा तुम कितना सारा पढ़ लिए। लेकिन पढ़ना तुम हर दिन पड़ेगा। सही बात है। जैसे एक मजदूर, एक व्यक्ति को हर दिन काम करना पड़े, कहते हैं लोग कि सरकारी नौकरी, बस सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, काम तो हर जगह करना पड़ेगा, बस सोच का फर्क है। बताओ सब सरकारी नौकरी वाला का काम बन जाता, काम तो वो भी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी वाला का काम बन जाता वो भी कर रहा है। मुझे सरकारी नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। समझ में आए बात? या मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो, ऐसा लगा मैंने ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम करा था नौकरी छोड़कर। क्यों? क्योंकि क्या, काम तो हर जगह करना पड़ेगा। समझ नहीं, कुछ भी कर लो, काम हर जगह करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ सब चीज़ बेकार है, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। जो इंसान अपनी वैल्यू बढ़ागा ना, वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाने का। सही बात या? और वैल्यू बढ़ती है हमेशा पढ़ाई करने से। समझ नहीं बात या? यूँ नहीं गाँव गलियों में भटकते फिर रहे, कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, टाइम खराब नहीं करना चाहिए, कहीं भी टाइम नहीं खराब करना चाहिए। चुपचाप शांति से बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए लगातार। तुमने 6 चैप्टर पढ़ लिए, कोई कह रहा है मैंने पढ़ लिए तो चौथा निकाल लो, मैंने थोड़े कर रहा, कोई तीसरा निकाल रहा, नहीं दिया तो दूसरा निकाल लो, पहला निकाल लो। निकालना ही निकाल रहा, कौन निकाल लगा ना। आज का पढ़ा हुआ मुद्दत तक काम रहेगा, नहीं तो एक समय के बाद तुम 3 साल बाद 4 साल बाद मस्ती छोड़ दोगे। और जिस दिन भी छोड़ दोगे उस दिन तुम सोचोगे यार हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कम से कम पढ़ाई को इतना कब्जे में करके रखो, जब कुछ ना बचे कम से कम पढ़ाई तो है। समझ की बात? या तो विद्या वो धन हो जिसे कभी मिटाया भी नहीं जा सकता। ये जिस सीधा दिमाग में जा रहा, समझ, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, लॉन्ग टर्म फायदा दे, ये बात दिमाग में धारण कर लो। समझ में? बस मेरी तो बहुत ज़्यादा पढ़ाने की इच्छा नहीं होती, मैं पढ़ा रहा हूँ बस। जिंदगी में बहुत पढ़ा चुका, पढ़ा कर थक चुका मैं। पूरे दिन सुबह 7:30 6 बजे तक क्लास स्टार्ट हो और रात के 11 बजे समाप्त हो, इतनी देर तक मुझे पढ़ाना पड़ता। अब सोच लो तुम, किसी जमाना में मैं इस रात के 2 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। सुबह के 4 बजे तक ट्यूशन स्टार्ट होता, रात के 2 बजे तक, बाकी टाइम सोने का था। 2 घंटे निकाल लिए, फिर 2 गैप दिया, 2 घंटे फिर दिन में सो लिया, 2 घंटे दिन में, 4 घंटे की क्लास सोने की बस। समझ में आया बात? या ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता नहीं, सारी क्लास वालों को तो मैं पढ़ाऊँ। समझ में आया बात? या इसलिए भी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ भाई, कुछ नहीं करो तो पूरे दिन बैठ, दो सब्जेक्ट चल रहे तुम्हारे तो दोनों में उलझे रहो बस। मैथ में साइंस में आगे का रास्ता बहुत आसान है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा अगर कैसे निकलना है यहाँ से। समझ बात है? जहाँ तुम पढ़ रहे, जैसे जहाँ तुम हो अभी, यहाँ तो इसके बाद की तुम पढ़ाई फ्री में कर सकते हो, इतना भी मुझे पता। 1 रुपया नहीं लोगे घर वालों का, और बहुत अच्छी जगह जाकर पढ़ोगे, रहने का और खाने का भी खर्चा मिलेगा तुम्हें। सोचिए फिर दिक्कत ही क्या होगी। 11वीं से ही तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सको, वो भी फ्री में बिल्कुल। इतने भी रास्ते पता मुझे। समझ में आया बात? या मैं तुम्हें इतना भी रास्ता बता दूंगा कि 11वीं में पढ़ते रहोगे और तुम कमाना भी शुरू कर दोगे, इतना भी रास्ता पता मुझे। समझ, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, बस तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। साथ नहीं छोड़ने का मतलब संपर्क बनाना, टचिंग में। कैसे रहना? संपर्क में कैसे रहना? टचिंग में रहना, ऐसे टच में रहना, बातों को सुनते रहना, सीरियसली लेना बातों को, क्या कहने की कोशिश करी जा रही। इससे बढ़िया क्या बात है? तुम 10वीं पास करो, कमाना सीख जाओ। और होना भी चाहिए बच्चा ऐसा। सब बच्चे पढ़ाई करते चले जा रहे, माँ बाप पर बोझ बनते चले जा रहे, घर वाले बेचारे काम करने पर लगे हुए। तो पढ़ाई
पढ़ाई के साथ रोजगार करना चाहिए, रोजगार के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। 5-4 घंटे घर बैठे ही काम कर लो, जो तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, अगर तुम्हें थोड़ी सी जानकारी हो तुम उस पर बैठे बैठे भी घंटों घंटों पैसा कमाओ, भरमार मात्रा में पैसा कमा सको। बस जानकारी होनी चाहिए। एक बटन इधर दबाना, एक बटन इधर दबाना, 2 बटन दबा, तो जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज नहीं है ना। इस दुनिया में दुख का क्या कारण हो पता? क्या कारण हो? गौतम बुद्ध का नाम सुना? उनको पूछा गया बताओ, उनका एक प्रिय शिष्य था, उसका नाम था आनंद। उसने पूछा गुरुजी बताओ ये पूरी दुनिया दुखी क्यों है? तो गौतम बुद्ध ने दुख के 2 बड़े कारण बताए। आज इसे बात अपने जेब में डाल के लेके चले जाना जो बता रहा हूँ। पहला कारण उन्होंने बताया कि इस दुनिया में ना जिस इंसान की इच्छाएं कमानी शुरू हो जाएगी ना, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। पहले तुम्हारी क्या इच्छा था? 9वीं में बस पास हो जा। अब 10वीं में आएंगे तो सोच रहे चलो 10वीं में पास हो जा। आधे जो पास होने सोच रहे बस 10वीं में 450 हो जा। अगर 450 आएंगे सोचे कि यार सरकार पैसे दे देती। फिर सोचे 12वीं पास कर लो, 12वीं इच्छा हो जाएगी। सोचे नौकरी ले जाती तो नौकरी की इच्छा ही पूरी होगी। अरे भाई इच्छा कभी नहीं पूरी होती। मरने के बाद ना लोग यहाँ स्वर्ग की इच्छा करते हैं, मरने के बाद भी इच्छा पूरी नहीं हो रही। मरता मरता भी जाकर कह रहा है हे भगवान स्वर्ग मिल जा। तो इच्छा को जितना कम करोगे ना इतना ज़्यादा खुश रहोगे। ये गौतम बुद्ध ने पहला कारण बताया। क्योंकि इंसान की इच्छाएं लगातार बढ़ती चली जा रही, वो इंसान दुखी होता चल जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। सही बात यार, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे बॉयफ्रेंड मिल जाए, नया बॉयफ्रेंड मिल जाए, अच्छा आदमी मिल जाए, इच्छा ही तो है। क्या है? कम करो ना सर। नहीं अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, कभी नहीं मिलने की। समझने की बात है, ठीक। तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अकेले रहना सीखो। अकेला इंसान सबसे मजबूत इंसान हो, पावरफुल ताकतवर इंसान हो, उसको कोई नहीं हरा सकता। याद रखना बात ये, ठीक। किसी का साथ इंसान को बहुत कमज़ोर बना दो। इसलिए इंसान जितना अकेला होगा ना इतना मजबूत होगा। ये ज्ञान की बात है। दूसरा कारण पूछा गया बताओ कि गुरुजी दुख का कारण क्या हो, दूसरा कारण क्या हो? तो दूसरा कारण बताया, बड़ा अजीब कारण बताया, अजीब व गरीब कारण बताया कि दूसरा दुख का कारण हो अज्ञानता। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं होता ना वही दुखी होगा। सही बात है। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं होगा, अविद्या, ज्ञान नॉलेज ना होना, वो दुखी होगा। सही बात है। जितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी दुखी नहीं होते। तुमने देखा मुझे दुखी होता क्यों? कोई मुझे क्या कह देना वो आपके बारे में भी कहता, मजाक उड़ा दूँ मैं इसका, क्या लेना? हो ही नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है मुझे डिमोटिवेट करके चले जाए। कोई भी ताकत हो, कोई इतनी बड़ी शक्ति हो कि सारी पढ़ाई कर रखी है ना, इसलिए कहते हो ज्ञान होना जरूरी हो। भैया क्लास में तुम ज्ञान लेने आ रहे हो। समझ बात क्या? क्योंकि किसी के कहने से तुम नाराज होकर बैठ जाओ, किसी के कहने से तुम मुँह बना कर बैठ जाओ, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुमको। बात समझ में आई है? तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज़ हो, इसलिए ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनोगे तो दुख अपने आप मिटते चले जाएंगे। ऐसी चीज़ों के बारे में लेकर क्या सोचना, ऐसी चीज़ें जिसे तुम जानते ही नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उस चीज़ की पहले नॉलेज ले हो, फिर तुम पता लगा क्या सही हो रहा तुम्हारे साथ, क्या गलत हो रहा है। समझ नहीं बात। अब तो तुम किसी ने बताया भाई ये ऐसा, इस उम्र में क्या होगी, इस उम्र में तुम हो, इस उम्र में क्या होगा, तुम सोचेंगे, लड़के सोचेंगे इनकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, अच्छी सी गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसके दोस्त की भी है ना। लड़के क्या सोचेंगे उनका एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, उसकी दोस्त का भी है ना, उसका भी नहीं सोचे चल तेरा भी भिड़वा देंगे, कहीं ना कहीं तो भिड़वा देंगे। समझ में बात। ये लड़कियों का काम है। इस बार तो नॉलेज नहीं है, इस सर्कल में बस घूमते चले जाएगी। वो जो लड़की थी जो अपना दिमाग पढ़ाई में खपा सकती थी, जिसके अंदर क्षमता थी, वो बहुत कुछ कर सकती, नया कर सकती थी, वो कर सकती थी पढ़ाई में जाकर, अब उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल गलत चीज़ों में लगा दिया। उसी चीज़ का इस्तेमाल जो जितना वहाँ सोचने में लगाती हुआ, उस सोचने वाली समझने वाली क्षमता सवाल में लगाती है। ऐसा होगा सवाल है, ऐसा होता तो बहुत कुछ कर सकते थे। और आज भी तुम्हारे पास, सबके पास इतनी ताकत मौजूद है। तुम यहाँ बैठे ना तो तुम्हारे पास सब कुछ तो है। कोई जरूर सोच रहा है मेरा सब कुछ चलेगा, उसके पास सब कुछ तो है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल तुम्हें कहाँ करना, अब उस एनर्जी का रास्ता बदलना, और रास्ता बदल कर उसको मेहनत करनी सीखनी। सही बात है। घंटों घंटों किताबें बैठना सीखो पहले तो, कि मुझे जाना ही नहीं घर था बाहर, करना भी क्या है कि थोड़ा ही फालतू दोस्तों में, लड़कियों में बैठ बैठ कर गुलछर्रे उड़ा रहे। मेरा एक भी दोस्त नहीं रहा 12th क्लास तक, एक भी। सही मुझे लगा नहीं ज़्यादा दोस्ती बढ़ रही, ऑटोमेटिक मुंह मोड़ लेता मैं उस पर। मुझे पता था मेरा टाइम ही ख़राब करेगा। तो ऐसे दोस्ती नहीं बनाओ जो बैठ कर तुम्हारे पास बैठ के निकालने तो चाहिए सवाल, बातें चल रही कहीं हो रही, उसका तो चक्कर उसके साथ चल रहा है। तेरा किसके साथ चल रहा है? तेरा किसके साथ चल रहा है? अपना कहीं चल रहा है, फालतू में बकवास करने पर लगे इधर उधर की बात। ऐसे दोस्त भी न बनाओ, समझे? अब पढ़ो चैप्टर, अच्छा लगा भैया, ठीक है जी। तो बूस्ट डाल दिया गया तुम्हारे अंदर। समझदारी इंसान समझ जा कि मास्टर क्या कहना चाह रहा था। तारे भाई जी ने थोड़े टट्टी के बाल उड़वा लिए हैं। देखो तो सिंपल आदमी बन गया। अंकल वाली शर्ट पहननी पड़ेगी मुझे। और
मेहनत करो यार। अच्छा, एक तो सर्वांग सम, एक हो समरूप। जानते हैं सर्वांग सम क्या हो, समरूप क्या हो? दो वर्ड लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर। एक हो सर्वांग सम, एक हो समरूप। समरूप इसे बोल लो कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट इसे बोल लो सिमिलर। सिमिलर। तो सर्वांग सम क्या और समरूप क्या, दोनों दोनों। एक बात बताओ, अगर एक मान लो अगर धोखे से मेरी शादी हुई, इच्छा तो है नहीं मेरी कोई, मैं तो पूरा जीवन ऐसे काटूँ। अगर मेरी वाइफ आई तो मुझे इसी हाइट की चाह रही, बिल्कुल अड़ने चाहिए, बिल्कुल यहीं तक यार। शरीर में थोड़ी कम होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा नहीं ना, बराबर होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, शक्ल भी सूरत भी ऐसी ही हो। सही बात है, इतना ज़्यादा इतनी भी सुंदर ना हो। सही बात है कि देखते हुए भी अच्छा ना लगे, पता लग रहा है हमारे देश की नहीं लग रही। और इतनी भी बेकार ना हो कि मेरे बराबर खड़ी होकर बेकार भी ना लगे, ठीक ठाक चल जा। समझने की बात है। तो उसे कहेंगे हल्का हल्का, उसे कहेंगे अब मेरे पीछे खड़ी कर दोगे तो ढक लगी ऐसा करके, पता नहीं लगा मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ। तो उस बोल लेंगे मेरी वाइफ मेरे सर्वांग सम, मेरी वाइफ मेरे सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब वो बराबर। क्या हो? बराबर। उदाहरण देता हूँ, एक मैथ मेरे पास मौजूद है, दूसरा मैथ दिखाओगे बच्चा। चलो, ये मेरे पास दूसरा मैथ मौजूद है। इस मैथ को मैंने इसके मैथ के ऊपर रख दिया। पहले वाले मैथ ने दूसरे वाले मैथ को ढक लिया, नहीं ढक लिया? देखो, पहले वाला मैथ दूसरे वाले मैथ के बराबर है, नहीं है? वह बात अलग है, किसी अंकों में फर्क हो। सही बात है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं दोनों मैथ एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है? तो सर पता लग गया है तो क्या कहा? ठीक, क्योंकि इसकी भी लंबाई जितनी इस मैथ की लंबाई है इतनी इस वाले मैथ की लंबाई है, जितनी इसकी चौड़ाई है इतनी इसकी चौड़ाई है, इसलिए दोनों मैथ एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यो कमरा और वो कमरा दोनों सेम नहीं है, सेम है नहीं है, तो दोनों कमरे एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सर्वांग सम का मतलब क्या हो? बराबर। तो सर्वांग सम का एक प्रकार से मतलब हो बराबर। बराबर। समरूप का मतलब क्या हो भाई? समरूप में बराबर नहीं होने का। हाँ, बराबर हो भी सको, हो भी नहीं सकता, लेकिन रूप समान होगा। समरूप का मतलब जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो, जिस आकृति का रूप समान हो, जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो। जैसे यहाँ एक छोटा व्रत बनाया हमने, इस व्रत की त्रिज्या यहाँ से लेंगे यहाँ तक कि 5 सेंटीमीटर मान लो। एक और बड़ा व्रत बनाया हमने यहाँ तक, ठीक, उस व्रत की त्रिज्या कितनी? 10 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों का रूप तो समान है, ये भी व्रत, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो हम दोनों कैसे? लेकिन दोनों एक दूसरे का वही बराबर है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है, सर्वांग सम नहीं है, लेकिन समरूप जरूर है। क्या है? जिसका रूप समान हो। यस और नो? दोनों का रूप समान है, ये दोनों एक दूसरे के, नमस्ते, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के समरूप होंगे। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो व्रत और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो व्रत, वो दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। समरूप पता लग गया कैसे हो? जिनका रूप समान हो, जिनका रूप। यस और नो? ठीक। अभी त्रिभुज का मतलब समझाऊंगा, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो एक बात बताओ, अगर जितने भी त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ऐसा ही तो होगा, त्रिभुज ऐसा ही तो होगा, त्रिभुज ऐसा ही तो होगा। यस और नो? तो जितने भी त्रिभुज हो, सारे के सारे त्रिभुज कैसे हो? समरूप नहीं होते। सभी त्रिभुज समरूप हो कि सर्वांग सम हो? रूप समान हो सकता, छोटा हो बड़ा हो। सही बात है। तो सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। समरूप, ठीक। और जितने भी वर्त कैसे होते हैं? वर्त देखो, ऐसा बना लो, चाहे वर्त ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, सबका रूप समान नहीं है, तो सभी वर्त कैसे होते हैं? समरूप, सर्वांग सम। जिनका रूप समान हो कैसे हो? समरूप। और जिनकी भुजाएं ही बराबर हो उसे क्या बोलो? सर्वांग सम। सर्वांग सम। तो जिस बच्चे को नहीं पता ना, तो मैं बताने जा रहा हूँ पहला पॉइंट। देखो, नमस्ते, देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम है, इसका बी, इसका सी, ए बी सी, ये भुजा, तीनों भुजा, एक और त्रिभुज बनाया, संभव त्रिभुज। ये ऐसा त्रिभुज है, इसका नाम संभव त्रिभुज है। संभव त्रिभुज। संभव त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी ना, वो हमारा संभव त्रिभुज होगा। पूछूंगा मैं, क्या बताया मैंने? जी गुरुजी आपने ऐसा बताया, संभव त्रिभुज ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? ए बी सी, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का?
तो ये त्रिभुज से ढक नहीं लेगा, तो ढक लेगा तो क्या है वो? तो ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। याद रहेगी बात यार, लिख देता हूं मैं नोट में बात। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम हो कि समरूप होगा? ढक लगा नहीं ढक लगा सर? सर्वांग सम होते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? इधर एक नोट इधर लिखता हूं मैं, एक नोट इधर लिखता हूं। तो बताओ जितने भी हमारे व्रत हो, जितने भी व्रत हो चाहे वे समरूप होगी सर्वांग सम हो? सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, होते हैं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? तो सभी व्रत कैसे होते हैं? और सभी वर्ग कैसे होते? सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समासम, अच्छा सर्वांग सम। अच्छा राम राम। क्या हुआ? उंगली की देख पानी का गंदी बात। नोट नंबर 2 देखो, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। एक वर्ग बनाया, वर्ग योरा वर्ग, वर्ग एक ऐसी आकृति हो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। सुनो क्या बताया? आई रिपीट दिस अगेन सेंटेंस, गाइस प्लीज लिसन केयरफुली। हम कह रहे हैं कि जो है ना वर्ग एक ऐसी आकृति हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, अगर यह 10 सेंटीमीटर या भी 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग बोल रहे हैं। ये हमारा वर्ग। थोड़ा बड़ा बना लो, बड़ा वर्ग ए बी सी डी वर्ग, ये भी वर्ग। एक और बड़ा करके वर्ग बना लो, एक और बना करके बना लो, कमरे जैसा वर्ग बना लो। सबका रूप समान नहीं होगा, तो जितने भी वर्ग में समरूप हो सर्वांग सम हो, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज कैसे हो? समबाहु त्रिभुज समासम नहीं सर्वांग सम। इतनी बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? दिल का दरिया बह ही गया। कोई दिक्कत भाई? अभी त्रिभुज नहीं समझाया मैंने? समझाया तो नहीं? समझाने का नहीं अभी। जब हमें कंसेप्ट समझाना हो तब त्रिभुज समझाऊंगा। गुड आफ्टरनून हिंदी में। अब ठीक है, अब लगा भारत की तो। अच्छा लग रहा है, मैगी जैसा स्वाद है, ठीक लग रहा है। सभी वर्त कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो, समरूप हो। और सभी वर्ग कैसे हो? ऐसा वर्ग बनाओ, ऐसा करके वर्ग बनाओ, बड़ा करके वर्ग बनाओ, तो वर्ग जितने वर्ग होंगे सारे सारे वर्ग समरूप ही हो। समझ में आया बात है? जितने भी वर्ग होंगे छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ और बड़ा बनाओ, थोपड़ा तो सबका समान ही होगा। सही बात है, होगा तो सारे गोल ही, जिसका थोपड़ा समान होगा। थोपड़ा तो समझते हो? थोपड़ा पता क्या हो? तो क्या हो? मुंह को थोपड़ा बोल रहे, किसने बताया तुझे? मुंह तो इतना सा हो। सही बात है, ये पूरा का पूरा थोपड़ा ही हो। मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। नोट नंबर 3। अब पहला नोट, दूसरा नोट और तीसरा नोट। तीसरा नोट भी थोड़ा गौर से समझना। अच्छा ये बताओ, एक हो बहुभुज। नाम सुनकर कैसा लग रहा है? क्या होगा बहुभुज? पता कुछ क्या होगा बहुभुज? बहुभुज जिसकी बहुत सारी बहु हो उसे बहुभुज बोल रहे हैं। क्या हो बहुभुज पता?
चलो नोट नंबर 3, तेरे भगत ने प्यार वाला रोग मार गया। क्या है वो? खेड़ा देता, नेता नहीं देता। ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई क्या तेरी अब तक? BCDE, इसका नाम क्या है? पंचभुज। जिसमें 4 से ज़्यादा भुजा हो ना उसे हम सीधा बहुभुज बोल दो। बहुभुज, इंग्लिश में बोल लो पॉलीगन। पोली नहीं पॉलीगन, मुन्नीगन नहीं पॉलीगन। क्या मुन्नीगन मजा आ रहे? सुधर जाओ, अच्छा नहीं लग रहा इस तरह, किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए। मुन्नीगन नहीं पॉलीगन। पोली पूरा पॉपुलर हो रहा है। PQRST, थोड़ा ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गए। अब सही है, थोड़े सेम से दिखना चाहिए ना। क्या हाल है? ये दोनों बहुभुज नहीं है। जिसमें 4 से ज़्यादा भुजा हो जाए ना उसे बहुभुज बोल दो। बहुत सारी भुजा वाली आकृति बोल रहे बहुभुज। बहुभुज याद रहेगी बात है। पॉलीगन, इसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन, बहुभुज, बहुभुज, ये बहुभुज। सही है। मेरे पर नाम दे पड़ा जा मजाक कर करके। मेरे पे यार क्या करूँ बता, मेरा आदत सुधर ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करूँ कंट्रोल करने की। पोली भुज नहीं है, बहुभुज हो। वहाँ खड़ा हो जाए श्याम कुमार चौक पर जाएगा। हाँ पता श्याम कुमार चौक क्या है? तू बता, तू बता, तू बता। इधर को जाओ, श्याम कुमार चौक ही तो पड़ा रास्ते में। तू बता, भाई विद्या कसम पता नहीं। तू बता, पता क्या कर रही थी वहाँ से? सुधर जा, पढ़ ले बैठ कर। तो ये श्याम कुमार चौक को पॉलीगन हो गए या बहुभुज हो गए? सुन लो सुन लो सुन लो। अगर ये भुजाएं आपस में बराबर है, मान लो ए भी है जो, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, देखने में भी 10 सेंटीमीटर की लग रही। अरे भाई ये 20 की लग रही तो ये भी 20 की लग रही, या फलाने की लग रही है ये फलाने की लग रही, या ढिमके की लग रही है ढिमके की लग रही है, मुकड़े की, मतलब देखने में सारी भुजाएं बराबर लग रही है इसकी। अगर 2 बहुभुज हो हमारे पास, कितने बहुभुज हो? और उनकी भुजाएं क्या हो? बराबर। भुजा, इधर भुजा बोल रहे हो, भुजंडी बाबा नहीं, भुजा। भुजा तो एक दो बहुभुज हमारे पास, उनकी भुजाएं बराबर। भुजा तो बराबर है ही, पूजा नहीं भुजा। क्या बराबर है? भुजा, पूजा नहीं है, भुजा। पूजा का नाम ले करो बार बार यार। उसका ब्याह होगा, एक बच्चा भी है उसका। ये कौन है? दो चीजें बराबर बताई मैंने तुम्हें। 2 बहुभुज, कितने बहुभुज? उनकी भुजाएं क्या है? बराबर। कोण भी क्या है? बराबर। देख लो इधर, तो बहुभुज नहीं आएगा दोनों में। इनकी भुजाएं बराबर, इनके कोण भी बराबर। इन कोण को बोल रहे संगत कोण। संगत उससे क्या हुआ? सुन लो, ओ इधर जो ऊपर है वो भी ऊपर, इसे क्या? यो इसके संगत, यो इसके संगत, यो भी इंघे को, यो भी इंघे को, यो नीचे को, यो भी नीचे को, यो भी इधर को, यो भी इधर को, इसे क्या? संगत कोण। जहां इसका दर्द है ना वहीं उसका दर्द है। देख, जहां यहाँ भी कोण बनना है, यहाँ भी कोण बनना है, तो जो कोण ए और पी के संगत है। समझ बात? अगर 2 बहुभुज हो और उनकी भुजाएं भी बराबर हो और उनके संगत कोण भी बराबर हो, कितनी चीज बराबर? 2। क्या क्या बराबर है? 2 पहले ने बता क्या है? क्या क्या बराबर है? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, हाँ बता। पूजा, 2 कोण बराबर है? 2 कोण बराबर है? क्या क्या कोण, क्या क्या बराबर है? संगत कोण बराबर। यार इनकी कुछ नहीं है, पॉलीगन है, बहुभुज। अगर 2 बहुभुज की संगत भुजाएं बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हो, अगर 2 बहुभुज की भुजाएं बराबर हो और उसके संगत कोण बराबर हो, तो उनकी जो भुजाएं हैं ना, भुजाएं हैं
ये समानुपाती होती है। पता समानुपाती, समान अनुपात में, समानुपाती का मतलब बटे में। आ जाओ कैसे, ए बी के बटे में फलाना, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे में क्या बैठेगा, पी आर, ए सी बटे में बराबर बी ई बटे में बताओ क्या बैठेगा, क्यू ई, क्यू टी, बी ई बटे में सी डी बटे में आर एस, रस, ई डी टी एस, ई डी बटे में टी एस। सही है यहाँ तक, सही है। सुन सही है, क्या मतलब पता, अगर दो बहुभुज हो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो, सुनने आ लिया ना, अगर दो बहुभुज हो और उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हो, तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। वो समानुपाती समानुपाती समानुपाती। नमस्ते। यदि दो बहुभुज के दो बहुभुज की भुजाएं व संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होते हैं, यदि काट दियो, दो बहुभुज की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। आ लिया तुम्हारे पास में, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। बस हाँ, इसे क्यों देख रहे, उसे देख, कौन सा, दो बहुभुज इनकी संगत भुजाएं बराबर, इनके कोण बराबर, तो इनकी भुजाएं समानुपाती होती है। जो लिख रखा है वहां, और क्या देख रखा है, इसे फोटो करो, फिर वही पेज मारी जो यहाँ तो सुना खालता रहूँगा जी। यहाँ चित्र में देखा जी, दो बहुभुज ऐसे बताना देसी भाषा में, दो बहुभुज जी, इनके कोण भी बराबर है, इनकी भुजाएं भी बराबर है, तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है, इनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। जो बताना मुझे, जो बताने क्या है, ये बीमारी पता नहीं कहाँ फैला रखी, कहाँ तो सीखा है स्कूल। तो यूएन का डॉक्यूमेंट, यूएन यूनाइटेड नेशन के नाम तो संस्था, पूरी दुनिया की शांति फैलाने वाली व्यवस्था भाई है। पूरी दुनिया में शांति करने के लिए एक संस्था बनाई गई जो 1945 में बनाई गई थी। उसके डॉक्यूमेंट पर, उसके दस्तावेज पर, उसके कागज पर सबसे पहले पता क्या लिखा हुआ, विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग। बुद्धिमत्ता हमेशा अपनी मातृभाषा में आती है। किसी भी चीज़ को सीखना हो अपनी मातृभाषा और देसी भाषा में सीखा जा सके, सबसे बेस्ट, जैसे मैं सिखा रहा हूँ। समझ में आई बात है? तो किसी भी चीज़ को सीखना हो साधारण भाषा में और देसी भाषा में तोड़ कर सीखा जा सके, कितनी भी बड़ी चीज़ हो। समझ में यही बात है? क्या बताया मैंने? चुप, अभी क्या बताया? उससे पूरी बात क्या बताइए? ओह, पूरी बात क्या बताइए? यूनाइटेड नेशन 1945 में बनी थी और पूरी दुनिया में शांति रखा हुआ। और उसके डॉक्यूमेंट पर क्या लिखा हुआ? विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग। बोल बोल, ऑलवेज कम्स मदर टंग। बुद्धिमत्ता हमेशा अपनी मातृभाषा में आती है। बात समझ में आई? तुम बताओ सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी सर्वांग सभी संभव त्रिभुज, सभी संभव त्रिभुज कैसे होते हैं? अगर दो बहुभुज हो, उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती। यस और नो? कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे चलो, अब आगे चलो। मैं कहना चाह रहा हूं, तुम मुझे कुछ ऐसा उदाहरण देना
जो समरूप आकृति हो। और एक ऐसा उदाहरण देना जो असमरूप आकृति हो। ऐसा उदाहरण देखो, देखते हैं तुम उदाहरण। कितने नोट हो गए? 3। तीसरे नोट में सारा तुम समझ लो, तीसरे नोट में लिखा हुआ, नोट नंबर 4। समरूप आकृति का उदाहरण देना। समरूप ऐसी आकृतियां करती दो सारी। आकृति मेरी फ्रेंड का नाम था कक्षा 5 में। सुन लो, समरूप आकृति कौन सी होगी? समरूप आकृति का उदाहरण देना तो बना दो फिर 2 वर्त। एक वर्त बनाया, एक और वर्त बना दो, एक और वर्त बना दो। समरूप आकृति का उदाहरण। अब नु कह रहा है एक ऐसा उदाहरण देना, नोट नंबर 5, जो असमरूप आकृति हो। असमरूप, असमरूप आकृति हो, उसका उदाहरण देना। जब उसका उदाहरण दोगे, एक आकृति, एक तो हमने एक तरफ तो वर्ग बना दिया, एक तरफ त्रिभुज बनाया, समरूप है। समरूप है, असमरूप नहीं है। बताओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है कोई दिक्कत? तो एक समरूप आकृति का उदाहरण दे, कुछ भी बना दो, हो सकता है यहाँ तुम यहाँ त्रिभुज बना दो और इधर एक वर्त बना दो, बस समरूप नहीं होना, समान रूप नहीं होना चाहिए उनका। बात समझ में आई है? तो समरूप आकृति का उदाहरण और असमरूप आकृति का उदाहरण भी दे दिया तुम्हें। यस सर, नो? यस सर, नो? अब 6.1 खोलो। छह पॉइंट का पहला सवाल पढ़ो। पहले का पहला, कोष्टकों में दिए गए सही शब्दों को प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला रिक्त स्थान बताओ। अच्छा, भरा भी नहीं, पहले देख के बता दिया। सभी वर्त कैसे होते हैं? सेकंड कर लोगे सर? फिर में करना सर, बहुत बड़ा काम कर दोगे। सेकंड पार्ट पढ़ो, उसका सेकंड पार्ट। अग सभी वर्ग होते हैं, भर दोगे सर? मैंने कहा था नहीं, उड़ा दोगे तुम। अगला सवाल पढ़ो। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज हो समरूप हो? कौन से त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज हो। इसमें समबाहु भरना, अग इंट्रक्शन भी दे सके। समधि बाहु भरू, समबाहु भरू, समबाहु भरना इसमें तीसरे वाले। हाँ, जो भरना समबाहु जो लिखा हुआ। चौथा पार्ट पढ़ो, चौथा पार्ट। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। देखो, 2 बहुभुज नहीं है, समरूप होते हैं। आगे बढ़ो। यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, क्या हो? बराबर। भर दो बराबर, बराबर भर दो, बराबर, जल्दी बराबर भर दो। तथा उनकी भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती भर दो, समानुपाती। हेलो, समानुपाती भर दो। भर दिया। अगला सवाल, अगला पार्ट पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित युग्मों के 2 उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति का उदाहरण देना, दे दोगे? ये देखो, समरूप आकृति का उदाहरण। ऐसा हेडिंग बनाओगे, समरूप आकृति, वैसी तरह लिख के भाग जाओगे। समरूप आकृति नहीं है। दूसरा पार्ट पढ़ो। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। योरा असमरूप है। 2 असमरूप, ऐसे उदाहरण बनाओ। खत्म खेल, खत्म, बस एक्सरसाइज खत्म। एक सवाल देखो, सवाल अगला तीसरा सवाल देखो, तीसरा। हाँ, तीसरा समरूप है नहीं, दोनों एक जैसे है दिखने में, एक जैसे है, एक जैसे है। हाँ है, 4 भुजा सम भी, 4 भुजा सम अलग है। उत्तर बड़ा उत्तर को क्या दे रखा है इसका? समरूप है नहीं है। देखो, समान रूप थोड़ा ये इनका, समान रूप है इसका। जब रूप समान नहीं है तो बस नहीं, बस ये बताना नहीं, एक्सरसाइज खत्म होगी। हाँ, तो बस नहीं लिखना, लिख देंगे अतः दी गई आकृति समरूप नहीं है। लिख देंगे अतः दी गई आकृति समरूप नहीं, दोनों आकृति बना देंगे, समरूप नहीं है। चलो उतारो, सब डाटा उतारो। कहा था ना हम होंगे कामयाब। किसी के यहाँ कोई मर गया ना? कौन मरा है? कौन मरा? ये वही तीसरा। तो हमारे पास बिना पढ़ो तो तुम्हारे पास एक त्रिभुज, ये ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। चैप्टर का नाम भी त्रिभुज। और बच्चे को त्रिभुज पढ़ रहा है, त्रिभुज नहीं पढ़ रहा, तो बहुत बड़ी बीमारी। सही बताओ नहीं, त्रिभुज का मतलब क्या हो? 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से
मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज। यह परिभाषा दिमाग में पड़ी होनी चाहिए, और ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जो चौराहे पे खड़े होकर सुना सको, क्योंकि तुम सारे दिन चौराहे पे खड़े रहो ऐसा समझ, और तुम कहीं भी चौकड़ी में बैठो ना उसे भी सुना सको परिभाषा। बैठती न चौकड़ी में, औरतों के बीच में बढ़कर बैठते हो, गाँव में सही हो ना। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बात समझाइए, हो गया यहां तक? तो होगी हमारी त्रिभुज, त्रिभुज का नहीं कंसेप्ट। जब पूछूंगा अभी यह त्रिभुज पहले तो चाहिए दो ही चीज बताई, पहले क्या हो? तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को आधे बच्चे परिभाषा बताओ। एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज कैसा बन जाएगा? मैंने परिभाषा, परिभाषा का खेल है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहते हैं। मिलने आओ पास आओ आओ जाओ त्रिभुज बनाओ। और इम्पोर्टेंट, त्रिभुज में दो चीज बहुत काम, एक तो पूरा का पूरा त्रिभुज का जो आधार है वो किस पर टिका हुआ, पूरा पूरा त्रिभुज। ये जो फरस है ना नीचे, इसकी बुनियाद है, ये तो इसका आधार है, इस कमरे का आधार इसकी बुनियाद हो, नींव हो उसकी। 10वीं 12वीं जो क्लास हो ना, बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसकी नींव हो। अगर किसी की नींव खराब होगी ना, वो मकान एक दिन गिर ही जाएगा। ऐसे ही तुम, अगर तुम्हारी नींव खराब होगी तो तुम्हारा जो मकान है ना तुम्हारा, जिंदगी में अब ज्यादा नहीं पढ़ पाने का, गिर ही जाएगा। इससे ना खराब हो, सही बात है। इसे पढ़ाई करो नियमित तरीके से, लगातार पढ़ाई करो। एक दिन में क्या कहना चाहिए, क्या त्रिभुज का आधार, एक तो पूरा त्रिभुज टिका हुआ। ये त्रिभुज की ऊंचाई है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई, देरी त्रिभुज की ऊंचाई, तो पता लगा त्रिभुज में कितनी चीजें, दो। एक तो त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज की ऊंचाई, पता लग गया। सुनूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ मैं, कि जिसका भी ध्यान हटा ना वो गया मेरा। तो जितनी बात बताई इतनी पूछूंगा, बोर भूल जाओ बस सब। जब भी मैं बताओ तो त्रिभुज का सूत्र लो, एक दो आधार कितना जब भी मैंने पूछ बताओ त्रिभुज की एक्सप्लेन क्या सूत्र हो, एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा लुगाई नहीं, आधार गुणा ऊंचाई। बात समझाएंगे बात क्या? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज हो, नाम क्या है त्रिभुज का? ए बी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी ऐसे लिखोगे पहचान हो जाएगी। अगर यहाँ पी क्यू होता तो क्या लिखते, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे इस तरह। क्या लिखा हुआ, एक बटा दो, जो आधार में है, आधार यहाँ तक हाथ लगाई दो, गुणा गुणा लगा आजकल इंग्लिश मीडियम की बात हिंदी मीडियम वाला मान लेगी। पता क्या निकल गया, इतनी चीज को तुम शॉर्टकट में लिख सको। क्या तो लिखना, इतनी चीज को तुम शॉर्टकट में लिख सको, इसका मतलब इसी का इतनी बात तुम शॉर्टकट में कैसे लिख सको? पूछो ना, पहले बता रहा हूँ, ऐसे लिख सको। बोलते एरिया, एरिया का नाम लिखते एरिया, फिर ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे बढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी, ऑफ ट्रायंगल एसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसी, इतनी सी बात लिखूंगा तुम समझ लो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहना चाह रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
लिखा हो ब्रैकेट में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अगर डी क्यू लिखा होता तो पी क्यू आर तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका मतलब समझ जाओगे। एक बटा दो एबीसी, अब मुझे बताओ, अगर तुम कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा है, एक एक बात बोल परमाना, त्रिभुज और तुम कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसका सूत्र क्या हो, एक बटा दो आधार, आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्या पता चाहिए, आधार, और क्या पता मुझे ऊंचाई। अगर ऊंचाई आधार और ऊंचाई पता है ना, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ये पहला कंसेप्ट समझ में आया, इसके बारे में सर्वेक्षण कर लूं, जानकारी ले लो इसके बारे में, बताओ एक्टिव एक्टिव बताओ मुझे, मैंने पहला पॉइंट क्या समझाया था यहाँ से, बता क्या बताइए। बात बताइए, मैंने कहा कभी त्रिभुज निकालना हो ना, निकालना हो तो कितनी चीज बनानी चाहिए, दो, एक तो आधार, बताओ इतनी बात बताओ समझ में आई, ये शॉर्टकट लिखना सीख गए पक्का, प्रॉमिस। एक एक त्रिभुज और तुम्हारे सामने रख रहा हूं और तुम तो पूछता हूं, बताओ इसका क्षेत्रफल निकाल लो, कैसे लिखोगे उसका, अगर नहीं बताओ एन होगा इस त्रिभुज का ना मुझे एडी का क्षेत्रफल, तो क्या करूं, समझ बात क्या, तो इस वाले ए इस वाले त्रिभुज का अगर निकालना, अगर इस वाले त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल निकालना हो और आधार ये हो और ऊंचाई क्या हो, ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ,
जा, आधार पता लग जा, आधार, तो तुम उसको निकाल दो। सही बात है। एक तीर के अंदर तुम्हें 2 तीर दे दिया, 2 तीर, कितनी 2 चीज दे दिया, तो तुम निकाल सको क्या निकाल सको, किसका किसका किसका, क्या निकाल सको, कितनी चीज बताओ, एक तो आधार, ये पहला कंसेप्ट समझ में आया, बेसिक समझ में आया। ये बच्चों ये कितने बड़ा होगा 20 एक भी, ये तो पहली गलती तुम्हारी होगी। मुझे सवाल में सवाल करने वाला हूँ। देखो डायगोनल खींच दिया, डायगोनल डायन बता रहे, डायगोनल विकर्ण खींचा, विकर्ण विकर्ण क्या खींचा, विकर्ण विकर्ण पक्का 4 1 2 एक एक इतने सारे बोल रहे कोई ना कोई तो आंसर है, ढंग का आंसर दे दो कोई।
ये नौकरी के पेपर में होगा, ये नौकरी के पेपर में होगा। बताओ इसमें कितने त्रिभुज है? ये सवाल नौकरी के पेपर में होगा हर साल, तो नौकरी तो लग रहा है। एक सवाल जो फील है मुझे त्रिभुज दिख रहा है। हाँ, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, ये भी एक चतुर्भुज के अंदर या एक 9वीं क्लास में परमेती है। अभी एक 9वीं क्लास में सुंदर सी बात बताई गई थी। अब 9वीं क्लास की सारी बातें याद रहेगी, लेकिन जो 10वीं में 9वीं क्लास की बात यूज होगी वो तो मुझे बतानी पड़ेगी। तो भाई मैं अच्छा मास्टर कैसे कहलाऊंगा नहीं बताऊंगा? तो सही बात है, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी किसी भी चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज जानते हो किसे कहते हैं? जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, उसके विकर्ण मिला दो तुम। आलिया मैं तुमसे बात पूछूंगा भाई जी, अपना नुगा अगर कोई चतुर्भुज हो, अगर तुम उसके विकर्ण मिला दो, तो विकर्ण मिलाने के बावजूद जो त्रिभुज बने ना, जो उसके अंदर त्रिभुज बनते हैं, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, ये वाला जो त्रिभुज है, वो वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बराबर नहीं होगा। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा कैसे? तो मैंने लिखने का तरीका सिखाया था, एरिया ऑफ, इसका नाम लिखना बताओ कैसे लिखो? डी सी। कहां समुद्र के नागा खोल ले, पोली ने बता दिया हो। ओए, ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज, उसके बारे में बताओ, उसका क्या नाम? DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब सही है? या कौन सी क्लास की बात है? 9वीं क्लास की बात। 9वीं क्लास में क्या हो? बचपन। बचपन में क्या करी? गलतियां। तो कौन सी गलतियां होगी? बचपन की गलतियां। बचपन के लग, तो इसे बात को याद कर लो जो मैं बता रहा हूं। यदि एक चतुर्भुज में उसके विकर्ण मिला दिए जाएं, उसके विकर्ण मिला दिए जाएं, तो जो त्रिभुज अंदर बनते हैं, बन गए अंदर त्रिभुज, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बता दो क्या बात है? पक्का बता दो। चाचा बता क्या बात बताई? त्रिभुज विकर्ण है। हाँ, जो अंदर त्रिभुज बनते हैं ना, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बता क्या बात बताई? चतुर्भुज, त्रिभुज ना चतुर्भुज, बॉडी लिटरल चतुर्भुज। तो अंदर जो त्रिभुज बनाना क्या हो? तू बता। विकर्ण मिला दिए जाएं तो क्या बन जाते हैं? त्रिभुज। तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? अगर चतुर्भुज के विकर्ण मिला दिए जाएं तो अंदर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब बता क्या बताया था? क्या मिला दिए जाएं? त्रिभुज मिलाए, विकर्ण मिलाने। तो अंदर जो त्रिभुज बनते हैं उनके
उनके उनके भाई जी लास्ट का उनके उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दोबारा फिर घूम पाऊंगा मैं? बता क्या बताया था अभी? ओए त्रिभुज चतुर्भुज, दोबारा फिर नंबर आ रहा है, याद रखिए बात। दोबारा बता। यदि किसी चतुर्भुज के, अब बता क्या मिला है? विकर्ण मिला है। अंदर क्या बन गए? त्रिभुज बन गए। उनके क्या बराबर होंगे? क्षेत्रफल बराबर होंगे उनके। दोबारा याद कर, समझ नहीं बात जब बता। एक चतुर्भुज के अंदर विकर्ण मिला दी जाए, अंदर बने त्रिभुज के अंदर क्षेत्रफल बराबर। तो बता विकर्ण बराबर हो तो बता। विकर्ण बोल, विकर्ण मिला दिए जाएं, जल्दी बता। बता यदि चतुर्भुज के अंदर विकर्ण मिला दी जाए, उन्हें चतुर्भुज क्या मिलाए? विकर्ण मिलाए, अंदर क्या बने? उनके क्या बराबर होंगे? क्षेत्रफल बराबर। ये तो बताना, ये तो बताना, तो बता। चतुर्भुज के अंदर, यदि किसी चतुर्भुज के अंदर हाँ क्षेत्रफल बराबर होते हैं, उनके क्षेत्रफल भुजाएं बराबर हो रही है, भुजाएं बराबर हो। तू बता। ओए बात में इतनी प्रॉब्लम हो रही तुम, कितनी आसान, तुम इसे भी रट्टा मार रहे, कितने भोट आदमी हो तुम, बताओ। इतने आराम आराम से समझा रहा हूं मैं कि भाई चतुर्भुज, तो तुम अपने दिमाग में आता है चतुर्भुज चार भुजा से, भाई इसके विकर्ण मिला दिए, हाँ जी भाई जी विकर्ण मिला दिए, त्रिभुज बन गए, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। इतनी सी बात बतानी, इतनी सी बात बतानी, और क्या बताना इसमें? ये क्या त्रिभुज दिख रहा है? आंख में मार कर दे दूंगा। चतुर्भुज क्या मिला है इसके? विकर्ण मिला दिए इसके, अंदर क्या बन गए? त्रिभुज बन गए। नहीं, इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर। इतनी बात बतानी, इसे लेकर हो रहे। क्या बताया मैंने? नहीं बता। चतुर्भुज तो अंदर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, अंदर बने जो त्रिभुज है ना उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोल, किस बात की? पता नहीं मुझे, आ जाओ। ठीक, अगली बात जो दूसरी बात देख, बचपन की गलतियां दूर करने में कितना सारा टाइम है। तू बता क्या बताया? बैठे बैठे। यदि किसी चतुर्भुज, यहाँ देख कर बताना। हाँ जो दिख नहीं रहा हो, यो क्या है? पहले नू बता। चतुर्भुज नहीं आएगा, इसके विकर्ण मिला के अंदर ये त्रिभुज बनना है, त्रिभुज बनना है, उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इतना नहीं बताया जा रहा तेरे को, इधर उधर की बकवास तो चित्ते वाले सारे को टाइम पर पास करने बैठ गए। यहाँ पूरे दिन घर से इधर भाग उधर भाग, सारे दिन किताब पर नहीं बैठे जाता। 2 मिनट किताब पर नहीं बैठने का, इतनी सी बात बताने में दिक्कत हो रही है तुझे। 10वीं पास होना भारी पड़ जाएगा, समझ में आया बात? या जिसमें इतना मैं बोल कर बता रहा हूँ साधारण भाषा में, और वही बात तुमको पलट कर नहीं बताई जा रही। कितनी बुरी बात है, समझ की बात? या इसमें क्या है बताओ? मैंने कहा चतुर्भुज है, इसमें 2 विकर्ण मिलाए हैं और एक त्रिभुज इधर बन गया, इधर बन गया, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। इसमें क्या है दिक्कत बताने में? बता, क्या समझ में नहीं आ रहा? ध्यान नहीं आ था रहा, मजा ले रहे तुम जिंदगी के।
इससे साधारण क्या होगा? इससे साधारण होगा चुपचाप ही पढ़ाई भी ना करो, फिर दुकानों पर जाओ, काम सीखो कुछ, घर वालों को पैसे मिलेंगे, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं बैठ कर? अब तेरे को बताया नहीं जा रहा है, तो कितने घंटे, 1 घंटा होगा तुझे? ओ त्रिभुज ना चतुर्भुज है। ठीक है चले, ठीक, मूड ना खराब कर, पढ़ लेना चुपचाप। अरे ये इस लाइन को बोल रहा हूँ भुजा, या भुजा हो या हो भुजा, अंदर जो बनाने में हूँ कोण, तो कोण अलग हो, भुजा अलग हो, समझ बात यार? ठीक, तो ये साइड साइड ये साइड बोल लेंगे लिस्ट में सर, तो इन्होंने पता भुजा कौन सी, कोण कौन था, इन नाम में दिक्कत हो रही है ना। जितना बताया इतनी बात पलट का पता नहीं, किसी पे भी मार पड़ सको। क्या बताया था मैंने इसमें? अभी नहीं, ये समझाया क्या, ये क्या बताया था यहाँ से थोड़ी देर पहले? यदि किसी चतुर्भुज के कौन बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे, हाँ उनके क्या हो, इसे क्या फोकस लगा कर रखना पड़ेगा। तीसरी बात, तुम सोच रहे कि वैसे काम चल जाएगा, चैप्टर में आगे जब भी पढ़ूंगा, जब सवाल सब पक्का हो जाएगा, उस तो पहले तो नहीं जाना इस चैप्टर में, इससे चैप्टर के कोई सा चैप्टर उसके बाद ऐसे ही साइंस में, ऐसे मैथ में रखूंगा, मैं देखूंगा क्यों पक्के होंगे, और इससे बेनिफिट होगा तुम्हारा, मुद्दत तक याद रहेगी चीजें। अगर चलो अगला अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ये भी तो सुनूंगा, ये भी बचपन की गलतियां, ये बचपन की गलतियां मैं रही, तुम देख लो, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। नंदनी समझ में आ रहा तेरी? अच्छा 3 आ गया, चुप। और कहती बचपन की गलतियों में, हाँ एक शब्द, उसका नाम है समानुपाती, समानुपाती, समान अनुपात में जो हो उसे बोलो समानुपाती। ये एक त्रिभुज, आराम आराम से समझना, जैसा बताया ना मैंने, जब मैंने कहा त्रिभुज, तो तुम्हारे दिमाग में इतना याद कर लो त्रिभुज भाई, ये कहा बस, यो कहा। अब जान पान बनी ना, अब बताया छीता का सही बता, अब तो याद करना पड़ेगा ना। इसका नाम ए, इसका बी, इसका एक त्रिभुज, इसका नाम है बी सी, सही है? अब जो मैं अगली लाइन बोल लूंगा इसमें तुम छीत सको, समझ की बात है? पूरा फोकस लग रहा है इस टाइम। देखो यहाँ मैंने एक लाइन खींच दिया, लाइन खींच दी, इसका नाम है डी, इसका नाम है, और जो डी ई रेखा ना वह बीसी के समांतर, देखो दोनों समांतर जा रही है, तो जो डी ई रेखा ना, रेखा, रेखा क्या दो, भुजा क्या दो, साइड क्या दो, मैं रेखा कहूंगा, रेखा या भुजा कहूंगा, तो जो डी ई रेखा ना वह बीसी के समांतर है, वह भी ऐसे बीसी के समांतर, बस डी ई रेखा ना या बीसी के समांतर, ये समांतर का चिन्ह, ये काहे का चिन्ह, समांतर, किसके समांतर है, बीसी के। बात बताओ समझ में नहीं लग रहा ध्यान? तो जो डी ई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कितनी भुजा समांतर है? 2। कौन कौन सी? डी ई, पूरा ध्यान लग रहा है ना? अपनी बाबू सोना की याद नहीं आ रही ना, तुम इस पैसे चिन्ह भी लगा सके ऐसा करके कि दोनों दूसरे के बराबर नहीं है, समांतर, समांतर और बराबर बहुत अंतर हो। देखिए कैसा अंतर, एक तो समांतर हो, एक बराबर हो, यह रेखा और यह रेखा देखो दोनों बराबर हो, यह रेखा और यह रेखा ये दोनों समांतर, ये समांतर तो हो सकता है, समांतर होने का मतलब है एक छोटी भी हो सके एक बड़ी भी हो सके, लेकिन ये बराबर वाली दोनों समांतर तो है ही, लेकिन बराबर भी है, सही बात है? तो समांतर का मतलब एक रेखा कभी जा सके, तो जो रुनिया जो समांतर हो बराबर हो, समझ में आया बात? ये ठीक, लेकिन ना ये रेखा छोटी है रेखा बड़ी, लेकिन फिर भी समांतर है, कहीं बराबर थोड़ा ही है। तो जो लोग कह रहा है समांतर है बराबर है, नहीं, समांतर अलग हो बराबर अलग हो, तो यह रेखा इस रेखा के समांतर है, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल, पल्ला नहीं पैरेलल, पैरेलल, पार्लर नहीं आयो, ये टूट पड़ेगी पार्लर में भी, कहीं बात फिर बाड़ा को खोल खोल कर डाले कैसे,
समानुपाती, समानुपाती का मतलब समझ गए? समझाया नहीं मैंने, समानुपाती में कहते समझ गए। रैपट इतने बनोगे ना याद रखो है, इस बात पे गाल ताड़ दूं। यो देखो समानुपाती, यो समानुपाती का मतलब जो एडी है ना, यहाँ तक की भुजा दिख रही है त्रिभुज की, जो क्या त्रिभुज, ये भुजा क्या है, एडी, भुजा एडी। तो जो एडी है ना, एडी, इसके बटे में लिखेंगे डीबी, डीबी बराबर लगाओ, ये क्या है, एई, एई, इसके बटे में लिखेंगे ईसी, यो समानुपाती, समानुपाती, एडी के बटे में क्या लिखेंगे, डीबी, और एई के बटे में ईसी। यही बात यूनान के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थेल्स, थेल्ला नहीं थेल्स। उन्होंने पता क्या बताई थी, यूं कही थी उन्होंने कि कह रहा है जो त्रिभुज हो ना, और उसमें एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो, दुनिया में कहीं भी कोई भी त्रिभुज हो और उसमें एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो, एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो, समांतर हो, तो जो त्रिभुज की दो अन्य भुजा ना, ये तो एक भुजा बच रही है, क्या बच रही, त्रिभुज की दो अन्य भुजा, एक तो यह बच रही, एक यह बच रही, यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी, ये दो अन्य भुजा होगी, अन्य भुजा, एक तो यह होगी, एक क्या होगी, अन्य भुजा। ये दोनों, ये जो बीच वाली रेखा खींची ना, बीच वाली रेखा, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। यह वाली भुजा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कौन सी वाली भुजा, बीसी बांटती है कि डी, बीसी बांट रही, डी, बीसी कौन बोला, रैपट इतने भरवा दिख नहीं रहा, यह वाली रेखा नहीं काट रही, जो ए बी रेखा और एसी रेखा, उसे यह वाली लाइन तो बांट रही मतलब काट रही, विभाजित कर रही। यो तो समानुपात एडी बटे में डीबी और एई बटे में एसी। बेटे घंटों घंटों पढ़ना पड़ा, अभी डंडा लेकर आऊंगा तो करूंगा सही, पहले मैं समझा दूं मैं क्या सुनूंगा, ठीक। यो ध्यान तो समझना, अगला जो कंसेप्ट है, अगर एक त्रिभुज हमारे पास, त्रिभुज हमारे पास, उसमें एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है, जो समांतर भुजा ना उसे छोड़ दो, या त्रिभुज समांतर भुजा से छोड़ दो, ले आसपास की जो दोनों भुजा बची, दोनों भुजा बची हुई, जो बीच में हमने रेखा खींच रखी ना, वो इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांट रही। यही बात मुझे पलट कर बतानी, जो बीच में रेखा खींच रखी ना मैंने, जो इस रेखा के समांतर, वह इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांट रही। और समान अनुपात में बांटने का मतलब यो एडी बटे में डीबी और एई बटे में ईसी, एडी बटे में डीबी और एई बटे में ईसी। ये थेल्स फॉर्म है। यहाँ इतनी बड़ी बात में यही समझाने जा रहा मैं, यहाँ ये लिखूंगा मैं इतनी बड़ी बात में, यही पर में पेपर मांगी 2 नंबर की, रुका थेल्स पर में लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा। देखो एक बार लिख कर दिखा देता हूँ तुम्हें, पेपर इसका नाम थेल्स पर में, वैज्ञानिक ने अपने नाम पे रख दिया नाम थेल्स पर में। क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, यदि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं है, यहाँ भी समझा देता हूँ तुम, त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम क्या है, डी, इसका नाम सही है। यदि किसी यो ना बीसी या डीई, ये बीसी के समांतर हमने डीई खींच ली, या है तो नहीं है, ये वाली लाइन मैंने खुद खींची है, अभी खींच ली। या लिखूंगा यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज हिंदी में लिखे रहे थे, त्रिभुज बना देगा, टाइम नहीं बच जाएगा हमारा। ये बात है, एक तो हिंदी में लिखता मैं त्रिभुज बना दिया, यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज है, जो चीज वहां लिखूंगा ना वहां चित्र में देखनी जरूर, और एक भी शब्द नहीं रटना। जहां तो लग रहा है ना कि यहाँ तो हल्का सा आउट ऑफ जा रहा, कुछ तो समझ लेना, क्योंकि लिखी हुई सारी बात सुनूंगा मैं, और एक बच्चे तक खड़ा करके समझूंगा भी, सही बात है। इसलिए अपना ध्यान इधर उधर न जाने देना, मेरी बात को पूरा फोकस लगा सुनना, क्योंकि सोच लियो कि यहाँ तुम्हारी जान भी जा सके, समझने की बात है, ठीक। यहाँ तो बच्चे को कोई नहीं जाता, इसलिए पूरा फोकस लगा रखिए, भूल जाओ तुम्हें किसी की याद आ रही थी, यहाँ सिर्फ इसकी याद आनी चाहिए, मैं समझा रहा है। त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींच दी जाए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींच जाए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए, सही है।
खींच दी। तो ये जो भुजा मैंने खींची या इस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को कैसे बांटती है? समान अनुपात में। कौन सी भुजा बांटती है? डीई बांटती है बीसी। कौन कौन सी भुजा को बांट रही है? ए बी को और एसी। त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को कौन सी वाली भुजा बांट रही है? डीई। कैसे अनुपात में? समान अनुपात में। मतलब एडी बटे में डीबी, एई बटे में एसी। यदि किसी त्रिभुज, हाँ वाक्य में त्रिभुज है, त्रिभुज एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए, खींची जाए तो वह भुजा, यानी ये वाली भुजा, तो वह भुजा उस त्रिभुज की, यानी इस वाले त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को, उस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को, जो रट्टा मरेगा ना हिंदी का वो छिटेगा मेरे पर। जो यहाँ मैथ में समझ रहा होगा क्या कहने की कोशिश करी जा रही है वो बच जाएगा। ठीक, जो रट्टा मरेगा उसके अंदर उसे पिट्टो बढ़िया करो। तभी ऐसे बताना, देखो जी गुरुजी आपने कहा एक त्रिभुज, उसमें एक भुजा के समांतर में दूसरी भुजा खींच दी अपनी आसान भाषा में, खींच दी। और जो हमने भुजा खींची ना, वह जो उस त्रिभुज की दो भुजा उन्हें समान अनुपात में बांट रही। कौन बांट रही? जो भुजा हमने खींची इस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को ना समान अनुपात में बांट रही। बात सुनिए, और यही लाइन मैंने यहाँ लिख दी। वह भुजा उस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? इसे ना पढ़ो, इसे पढ़ोगे मार खाओगे। मैं भी समझा रहा हूँ, जो चित्र में देखा ना वो बच जाएगा, जो यहाँ से पढ़ के सुनागा ना वो पीटेगा मेरे को। ऐसे 20 लाइन बना लोगे तुम और इस चित्र को समझ लिया। एक मैं पूछूंगा थेल्स में क्या है, तो थेल्स में यही थेल्स जो बोर्ड पर लिखी हुई। पेपर मांगा कैसा सवाल, 2 नंबर का सवाल आगा, थेल्स में कथन लिखो, तो इतना सा लिख कर भेज जाना चित्र बनाई 2 नंबर में कराया। समझ बात? अगर पेपर में थेल्स में सिद्ध करो तो उसे सारा सिद्ध करना पड़ेगा। यह बात कैसे सही होगी, इक्कर कुछ भी कैसे बांट देगी, क्यों बांट देगी, इस बात को सिद्ध करने के लिए 6 नंबर मांगो पेपर में सवाल। तो पेपर में कितने नंबर के सवाल आएंगे? 2 नंबर के 2 सवाल आएंगे। 2 तरीके से सवाल आएगा। एक तो आएगा 2 नंबर का, थेल्स में सिद्ध करो, थेल्स में कथन लिखो, तो कथन में तो ये लिख देना पूरा का पूरा। पेपर मांगा फिर थेल्स में सिद्ध करो, और सिद्ध करने के कितने नंबर की? 6 नंबर। बात समझ में आई है सवाल? ठीक, अब सवाल थेल्स में है क्या? थेल्स में यहाँ भाई देखो, अगर हमने कभी भी कोई भी त्रिभुज बनाया और उसमें एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींच दी, तो जो भुजा हमने खींची ना वो उस त्रिभुज तो 2 भुजा उन्हें समान अनुपात में बांटती है। इधर करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ मैंने त्रिभुज ऐसे करके बनाया, त्रिभुज बनाया। देखो इसमें थेल्स में कैसे लगाऊंगा? थेल्स में इसका नाम है P, इसका नाम Q, इसका नाम R। ये भुजा, इस भुजा की समांतर रेखा खींच दी मैंने, खींच दी और दिक्कत हो यहाँ तक। इसका नाम S, इसका नाम M। यह भुजा की समांतर है नहीं है? इस त्रिभुज का शीर्ष किधर है? नीचे नहीं है। अब हम थेल्स में बता क्या है, जो मैंने भुजा खींची है वाली भुजा, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं उन्हें समान अनुपात में बांट देगी। पहले ना बताओ कौन कौन सी भुजा समांतर है? Q R समांतर किसके? SN के समांतर। अब थेल्स में क्या बैठा है? इसमें थेल्स में PS और बटे में SQ, PS बटे में SQ बराबर PN बटे में NR, PN बटे में। सही यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक और त्रिभुज बनाने जा रहा हूं, उसमें भी थेल्स में लगा के दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक, ये इतनी सी थेल्स में, कुछ भूल भी जाओ यही थेल्स में, इतनी सी बात कोई तो हमने हिंदी में लिख रखा है। यही तो थेल्स में, इसके बट्टे में हो और इसके बट्टे में हो, जब इसके समांतर हो। सही बात? या इसका नाम S, इसका नाम N, इसका नाम M, सनम। ठीक, इसका नाम K, इसका नाम P, KP सर भी है कोई? इसके समांतर होगा, ये मुझे समांतर होगी। अब बताओ
कौन कौन सी भुजा समांतर है? एन एम समांतर केपी के, एन एम समांतर केपी के। अब थेल्स में क्या बैठेगी? के एस एस के बटे में एन के भी लिख सको, के एन बराबर एस। सही यहां तक कौन सी पर में है? लेकिन थेल्स पर में वही लगेगी जहां जिस त्रिभुज में दो भुजा समांतर होगी। अगर ये दो भुजा समांतर नहीं है, जिंदगी में कभी थेल्स पर में नहीं लगा सकते। यह बात 6.2 के प्रत्येक सवाल में जोड़ी। मैं पूछूंगा थेल्स पर में कहां लगा सकते हैं? गुरुजी जहां पे त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होगी वहीं थेल्स पर में लगेगी, नहीं तो थेल्स पर में नहीं लगेगी। सामान्य समांतर होगी। रुक जाओ अभी फोड़वा था आराम, रुक जाओ अभी। इस त्रिभुज थेल्स पर में लगानी, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R S, इसका नाम T। ठीक, अब मुझे बताओ इसमें थेल्स पर में क्या बैठता है? आर एस बटे में बराबर में आर टी बटे में टी क्यू। सही है ना थेल्स पर में? कितने बच्चे नुगा रहे थेल्स पर में? सही है, वो हाथ खड़ा करो। जो मैंने नुगा रहे थेल्स पर मैंने सही लगाई, वो हाथ खड़ा करो। और जितने नुगा रहे गलत है वो गलत वाले हाथ खड़ा करो। क्यों? कहां से एसटी नहीं यार, ना एसटी क्या जो मैंने सही लिखी है सही है गलत है? आर एस बटे में एस पी आर टी बटे में टी क्यू। सही है नहीं? थेल्स पर में लगाइए, सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है समझो? कहीं मैंने कहा या भुजा से समांतर कहा? मैंने क्या कहा? थेल्स पर में वही लगी जहां तक उत्तरी में दो भुजा समांतर हो। मैंने कहा है समांतर है इसके, तुम अपने थेल्स पर लगाए बाबा तुम कहेंगे आए हम भी आ रहे पढ़ने, मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन। मैंने कहा ये भुजा से भुजा का समांतर, यहाँ तो मैंने लगाया चिन्ह, यहाँ भी लगाया चिन्ह, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, वहां लगाया, तो अपने आप ही समांतर दिखाया, अपने आप ही दिखा दिया, अपने आप ही थेल्स पर में लगा के बैठ गए। भी जा रहे ट्यूशन उतरो। दो नंबर का सवाल कैसा आगा? थेल्स पर में कथन लिखो, तो चुपचाप ये चित्र बनाना ऐसा लिख देना, ठीक है दोगे? अब 6 नंबर का सवाल कैसा आगा? जो मैंने प्रश्न लिखवाया ना, एक प्रश्न लिख लो, इसका उत्तर खुद लिखना। लिखो पहले प्रश्न लिखो, थेल्स पर में कथन लिखो, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थेल्स थ्योरम। थेल्स पर में कथन लिखो, थेल्स पर में कथन लिखो। लिख लिया? थेल्स पर में का कथन लिखो, कथन कथन लिख लिया? इसे लिख लो खुद। अब प्रश्न दूसरा पेपर में कैसे आएगा प्रश्न? सिद्ध करो। प्रश्न नंबर 2 जो 6 नंबर मांगा, 6 नंबर का प्रश्न लिखो, सिद्ध करो। सिद्ध करो, ये लिखा हुआ पूरा प्रश्न, यही सिद्ध करो लिखाना। सिद्ध करो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वह भुजा उस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। प्रश्न बन गया। लिखो सर, क्या देख रहे? प्रश्न है हो, प्रश्न बन गए हो। सिद्ध करो पहले लिखना, यदि किसी त्रिभुज में लिखना सारा। हाँ प्रश्न है, ये तो लाना सिद्ध करोगे। सिद्ध करो, इसमें लगाओ पूरा लिख, प्रश्न पूरा नहीं लिखा मैंने, खाल उतार दो कॉपी में। सिद्ध करो यदि किसी त्रिभुज, ये लिखना प्रश्न, सिद्ध करो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वह भुजा उस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। पूरा प्रश्न बता दो। जीने की छनिया इसकी।
त्रिभुज नहीं आने का वहां बना बना, बस इतनी बात लिखी आगे थ्योरी में। अब पूरी 6.2 पर 6 पढ़ने के बाद 6.2 पूरी खत्म हो जाएगी, नो समझ लो, इतनी आसान है 6.2 भी। चले उत्तर कैसे चलेगा इसका, कैसे सिद्ध करेंगे इसे? सिद्ध करने वाला सवाल कोई सा भी, छठे चैप्टर का कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले आंसर देखो कैसे चलेगा इसका। मेन चीज आंसर हो, सबसे पहले लिख के दिया है, हर सवाल में छठे चैप्टर के लिख के दिया है। अब दे क्या रखा, हेलो नमस्ते, हाँ दे क्या रखा है भैया, आ जाओ समझ लो। ये दे रखा है, ये भुजा ने इस भुजा के समांतर लिखेंगे यहाँ से, ऐसे ही घर बैठ कर जाकर प्रैक्टिस करके लेगा, नहीं अभी भी करवा कर देगा सब। अभी जो मैं समझाऊंगा साथ साथ सुनता हो चलूंगा, क्या समझाया इसे फोकस, जो मैं लिख कोई सा भी सवाल हो छठे चैप्टर का सवाल में, हर सवाल में लिखना, छठे चैप्टर का कोई सा भी सवाल हो लिख करना पड़ेगा, दिया है। और जो सवाल में दे रखा है ले रखा है, सवाल अभी तो लिखवाया मैंने तुम, सवाल क्या लिख रखा है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए, एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर दे रखी या बीसी भुजा डी के समांतर दे रखी, लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में इसमें क्या है ऐसा, यह भुजा भुजा के समांतर है, या जो बीसी भुजा ना ये समांतर है किसके, डीई के, दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, ऐसा नंबर मिला बोर्ड में। अब सिद्ध क्या करना, सिद्ध कर लेना यह भुजा सच में इसके बटे में होगी क्या, सच में इसके बटे में होगी, सच में समानुपाती क्या है, ये लाना आंसर एडी बटे में क्या डीबी बराबर एई बटे में क्या ईसी, यही तो थेल्स पर में, कौन सी पर में है, ये लाना सिद्ध करेंगे, अगर ये ले आए तो थेल्स पर में सिद्ध हो जाएगी, समझ में आई बात है, ये लाना आंसर। अब लिखेंगे रचना, सपना की बहन। अब रचना में देखो क्या करोगे, रचना में यहाँ देखो ऐसा करके ना यहाँ इसे मिला देंगे आपस में, इसका नाम दे देंगे एन, इसका नाम दे देंगे एम, इसे आपस में मिला देंगे, ये अपनी तरफ तक करा ना, अपनी तरफ तक जो चीज अपनी तरफ पर अपनी तरफ तक करा ना उसे रचना में लिखो। अब देखो किसे 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 मिलाया हमने, जो ई एन है ना बी से मिलाया नहीं, लंब है उसको, ये लंब ना बैठे कौन बना रहा है, जो ई एन भुजा ना या एडी पर लंब, यहाँ लिखेंगे ए, जो ई एन भुजा दिख रही है, ई एन भुजा ये परपेंडिकुलर का चिन्ह, परपेंडिकुलर लंब किस पर, एडी पर, एडी पर ना बैठे कौन बना रहा है, ना बैठे कौन बना रहा है, जो ई एन भुजा ना या ई एन भुजा या एडी पर ना बैठे कौन बना रही वह, ये बताओ डी एम भुजा दिख रहा है, डी एम भुजा ये भी तो ये काम कर रही, डी एम भुजा किस पर कौन बना रही, एई पर, जो डी एम भुजा ना वह ना परपेंडिकुलर है एई पर, याद रहेगी बात या ठीक ना, बैठे कौन बना रही, ऐसा करो। अरे है नहीं, खींचा खींचा खिंचा हमने तो डीसी और किसे मिलाया, बीई, डीसी व बीई को मिलाया, डीसी व जो भी चीज अपने जब तक रचना और रचना में लिखेंगे, बीई को मिलाया, अब लिखेंगे हल। अब तुम सीधे थोड़ी देर बाद मेरे पास ध्यान से सुनते रहना चाहिए। आंसर क्या लाना, एडी बटे में क्या चाहिए, डीबी, अब दूसरी तरफ क्या चाहिए, एई बटे में क्या चाहिए, ईसी, ईसी। अब इस त्रिभुज में जाओ, देखो पूरे त्रिभुज में कहीं एडी लिखा हुआ है, यूरा एडी, ये त्रिभुज नहीं है। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें कितनी चीज बतानी चाहिए, दो, एक तो आधार और एक ऊंचाई, थोड़ी देर पहले समझा था कंसेप्ट में, समझ नहीं बात है। तो अगर एक त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें कितनी चीज बतानी चाहिए, दो, एक तो आधार। इस त्रिभुज का नाम बताओ, कैसे वाले त्रिभुज का नाम, एरिया ऑफ ट्रायंगल
इसका मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर क्या सूत्र हो, 1/2। आधार क्या है, एडी। ऊंचाई क्या है बताओ, इसमें ऊंचाई या ईएन, सही है। समीकरण 1 मान लो, जिसमें बराबर हो ना वह समीकरण हो, ऐसा समीकरण 1 मान लो। किसी बच्चे को यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज दिख रहा है वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में आधार से मान लेंगे, इस त्रिभुज को या ऊंचाई से मान कर चलेंगे, क्योंकि जितनी यहाँ होगी ना इतनी यहाँ होगी। वैसे तो ऊंचाई से मान कर चलेंगे, लेकिन जितनी यहाँ होगी ना इतनी इसके बराबर हो गया, तो यही जितनी यहाँ होगी बीई इतनी होगी एनई, इसलिए बीई को एनई के बराबर मानकर चलेंगे। जब भी मैं इस वाले त्रिभुजाक्षपल निकाल लूंगा ना, इस वाले त्रिभुजाक्षपल, तो इसमें आधार तो ये होगा, तो ऊंचाई तो यहाँ होगी, लेकिन यहाँ इसके बराबर होगी। तो देखो यहाँ त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस वाले त्रिभुज का नाम बताओ, इस वाले त्रिभुज का नाम त्रिभुज डी बी बराबर 1/2। आधार क्या है, डीबी गुणा ऊंचाई, कितनी ऊंचाई या लिखते ना ऊंचाई, ऊंचाई आती है लेकिन ये इसके बराबर, तो ऊंचाई किया जाएगी ईएन के बराबर। समीकरण क्या बन जाएगी, 2। मैंने कहा ऊंचाई तो मुझे वाली लिखनी चाहिए थी, लेकिन यह भुजन इसके बराबर, जब बराबर तो चाहे इसे लिख लो चाहे इसे लिख लो, इसे लिख कर मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे लिखा। दोबारा फिर समझना मैंने क्या क्या करा। 2 त्रिभुज में सूत्र लगाया, एक तो ऊपर वाले त्रिभुज में लगाया, आधार तो रखा मैंने एडी, ऊंचाई क्या रखी एनई या ईएन, ईएन क्या दो। इस वाले त्रिभुज में फिर मैंने सूत्र लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, उसके बाद आधार क्या रखा है डीबी, और ऊंचाई वैसे क्या लेनी चाहिए थी बीई, लेकिन जो बीई है ना वह किसके बराबर है, एनई के, इसलिए मैंने बीई नहीं लिखा, क्या लिख दिया सीधा एनई या ईएन, ईएन लिख दिया। अब आंसर में क्या चाहिए, तुम सिद्ध करना है, यानी आंसर यही लाना, तुम जो सिद्ध करना है वही आंसर लाना पड़ा। सिद्ध करना है दर्शाइए या यही लाना आंसर। एडी के बटे में डीबी चाहिए, इसमें कहीं एडी है योरा, और क्या चाहिए बटे में डीबी, डीबी है इसमें, ये जो भी है सक बटे में, जब इसके बटे में सर दो, समीकरण 1 के बटे में समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 बटा समीकरण 2, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, इधर वाले के बटे में रखो और इधर वाले के बटे में रखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में बराबर, जब इसे इसके बटे में रखेंगे तो 1/2, तो 1/2 देखो क्या लिखा हुआ है, 1/2 गुणा एडी गुणा में कितना ईएन, इसके पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2 गुणा डीबी, ईएन तक क्या कट जाएगा, ईएन 1/2 तो क्या कट जाएगा 2, तो क्या बैठा है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे में क्या है, डी यही तो बराबर में क्या है, एडी बटे में समीकरण 3, 1 2 3। चलो भाई ये तो आ गया एडी बटे डीबी, वाह मजा आ गया। ये भी ले आओ इस तरह ही, ए ई बटे में इसी, तो ऐसे भी इसे भी ऐसे ही करेंगे, इसे इधर फिर सूत्र लगाएंगे दोबारा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इस वाले में, इस बार आधार लेंगे यो, ऊंचाई लेंगे यो, फिर से समीकरण 4 मान देंगे, फिर से इधर भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्या करेंगे, इधर ऊंचाई लेंगे वाली बिल्कुल, और आधार लेंगे इससे बिल्कुल लेंगे, लेकिन हम कर लेंगे नहीं इस तरह, हम लिखेंगे इसी प्रकार, पूरा नहीं करना, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो बताओ ये वाला त्रिभुज में बैठा हुआ है वाला नाम क्या है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, त्रिभुज तो वही है, ठीक। बटे में जिक्र यहाँ देखो, बटे में यहाँ, बटे में ये वाला त्रिभुज नहीं आएगा इस बार, ये वाला बताओ क्या नाम है इसका, इस वाले त्रिभुज डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर लगाया, तो जिक्र हमारे एडी के बटे में डी भी आया, इधर एडी के बटे में डी भी आया, इधर भी हम सारा कर रहे हैं कटफट कर ए के बटे में इसी नहीं आ जाएगा, ये तो मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार, ए के बटे में क्या जाएगा, इसी। समीकरण क्या मान लगे 4। अब बताओ कोई दिक्कत है कहां तक, ठीक। लेकिन एक बात बताऊं मुझे, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब मैं तुम बचपन की गलतियां सुधार रहा था तुम्हारी, तो मैंने बताया था चतुर्भुज नहीं है, और एक चतुर्भुज में जो अंदर ही त्रिभुज बनने इनके क्षेत्रफल बराबर हो, यहाँ लिखेंगे इसका नाम बताओ चतुर्भुज का, डी ई सी बी, चतुर्भुज डी
DEBC, DEBC में क्या क्या बराबर है बताओ, क्या क्या बराबर? इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होगा। इस वाले त्रिभुज का नाम बताओ क्या बैठेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, D बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल सही है यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक यहाँ देखो इस वाली चौथी समीकरण में देखो, यहाँ क्या आयो? DEC है ना, इतनी चीज इस चीज के बराबर, तो मतलब जहां इतनी चीज दिखी हो लिख सकूं नहीं सकता, जहां इतनी चीज दिखी हो लिख सकूं नहीं सकता। तो समीकरण 4 में देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, क्यों नीचे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, मैं इसे हटा दूंगा, इसे हटा के इसकी जगह लिख दूंगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में, 4 में तो बहुत ही शोर हो जाएगा ना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ऊपर ऊपर वाला बताओ क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिख दिया। अब मैं इसे नहीं लिखने का, ना ना ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इसकी जगह इसे लिख सको। अब बताओ इसे नहीं लिखने का, ना ना ना, बताओ क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ये वाला लिखूंगा DBE, इसकी जगह इसे हटाकर यो लिख रहा हूं, इसे हटा रहा हूं। देख यहाँ समीकरण 4 में, या देखो आप खोल कर समीकरण 4 बटन खोलना है, इसकी जगह यो लिख रहा हूं, वही तो लिखा, और क्या लिख रहा हूं? बराबर लगाया, ऊपर क्या लिखा हुआ? AE बटे में EC। समीकरण कौन सी? 5। समीकरण 4 और समीकरण 5 में गौर से देखो ऐसी क्या चीज है जो दोनों बराबर दिखाई दे रही, बताओ ध्यान कर देख लो। इधर वाले बराबर देखो, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। ये तो लाना था उत्तर, ये तो लाना था उत्तर। जैसे मैं, तुम्हारा रिश्ता किसके साथ है? मेरे साथ। तुम्हारा रिश्ता किसके साथ है? हमारे साथ, आपके साथ। डस्टर मार दूंगा माथे में फेंक कर। मेरे साथ रिश्ता तुम्हारा, कल को मेरी शादी होगी धोखे तक, समझ नहीं पाती, चांस तो कुछ है नहीं, जैसे मैं कारनामे कर रहा, समझ नहीं पाती। तो अगर धोखे से शादी हो ही गई तो तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ, तो उसके साथ खुद नहीं बन जाएगा रिश्ता। क्या बोल लोगे उसे? बाप दिया होगी, बोलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस और नो? चलो, तो इस तरह ही है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों तो खुद ही बराबर होंगे। इसका रिश्ता इसके साथ, तो इसका रिश्ता तो इसके साथ खुद ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कहाँ से रिश्ता होगा? समीकरण 5 या 3, समीकरण 5/3 से ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, अतः AD बटे में DB बराबर AE बटे में, अभी तो लाना ही सिद्ध हुआ, सिद्धू सिद्ध, बोलो स्वाहा। ये आगा पेपर है 4 नंबर 6 नंबर का, कल को 8 बार करके लेके नहीं है, कितनी बार? अब कल को नहीं है यहाँ से, कल का काम मैंने पहले खत्म कर दिया, कल को नहीं है यहाँ से।